Hello everyone, my name is Nisha. Today we are going to start method of preparation of haloarenes and physical properties of haloalkane and haloarenes. Okay, so let's start. सबसे पहले हम देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स। हम पहले फ्लो चार्ट देख लेते हैं इसका। सबसे पहले हम फ्लो चार्ट देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स का। तो हम हेलोएरीन से दो तरीके से बना सकते हैं, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, जिसको हम डायरेक्ट हेलोजिनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट हेलोजिनेशन। और दूसरा है फ्रॉम अमीन्स। अमीन्स से रिएक्शन जब कराएंगे तो इस रिएक्शन को बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। क्या बोलते हैं? सैंडमेयर रिएक्शन। बस इन दो तरीक़ों से हम, यानी कि फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से और फ्रॉम अमीन से ही क्या बना सकते हैं? हेलोएरीन्स बना सकते हैं। ठीक है, अब हमने फ्लो चार्ट देख लिया, हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, अब हम देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स। इसमें हम फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, जिसे हम डायरेक्ट हेलोजिनेशन भी बोलते हैं। डायरेक्ट हेलोजिनेशन हम इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्ट हेलोजन्स हम इसमें ऐड करते हैं बेंजीन रिंग में। ओके, हमने एक बेंजीन रिंग लिया और हमने Cl2 लिया। Cl2 हमने क्यों लिया? क्योंकि अब हमें पता है ये कॉर्नर्स पे क्या लगे हुए होते हैं, यहाँ पर H लगे हुए होते हैं इस तरह से। ये बेंजीन के पास कॉर्नर्स पे क्या लगे हुए होते हैं? H लगे हुए होते हैं। अब ये Cl इसके पास जाएगा, यानी कि ये एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और उसकी जगह पे खुद जाकर लग जाएगा, और यहाँ से एक H निकलेगा और ये वाला Cl नेगेटिव इसके पास चला जाएगा, तो ये क्या बना लेगा? HCl बना लेगा। और इस पर क्या लग जाएगा? यहाँ पर लग जाएगा क्लोरीन। ओके, और ये रिएक्शन हम किसकी प्रेजेंस में करते हैं? Fe डार्क की प्रेजेंस में करते हैं। ठीक है, या फिर एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में भी कर सकते हैं, या फिर हम FeCl3 की प्रेजेंस में भी कर सकते हैं। ओके, हम इसमें क्या करेंगे? बेंजीन लेंगे और Cl2 को डायरेक्ट ऐड कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ Fe डार्क, या फिर हम एनहाइड्रस AlCl3 भी ले सकते हैं, या फिर हम FeCl3 भी ले सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक ले सकते हैं। तो हमारे पास हेलोएरीन्स बन जाएगा। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन नाम है। ओके, क्लोरोबेंजीन बन गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल में क्या कह रहा है? हमने एक बेंजीन रिंग लिया, फिर हमने क्या लिया? Br2 लिया। हमें यहाँ पे डाई हैलाइड्स लेने हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन करा दी, Fe डार्क में करा दी, या हम FeCl3 में भी करा सकते हैं। तो हमारे पास बनेगा ब्रोमोबेंजीन। क्या बनेगा हमारे पास? ब्रोमोबेंजीन बनेगा, और HBr अलग हो जाएगा, क्योंकि Br क्या करेगा? एक H को रिप्लेस करेगा और खुद उस जगह पर लग जाएगा जाकर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में क्या कह रहा है? अब हमने ये क्या लिया है? बेंजीन रिंग लिया है। हमने इसकी I2 से रिएक्शन करा दी। सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स में जब हमने फ्रॉम हाइड्रोकार्बन पढ़ा था, उसमें यहाँ पर क्या था? यहाँ पर कोई एल्केन था, एल्काइल ग्रुप था, उसकी रिएक्शन हम I2 से कराते थे। ठीक है, या फिर हम Br से कराते थे, या हम Cl से कराते थे, तो भी हमारे पास क्या मिलता था? हेलोएल्केन मिलता था। लेकिन हम उसमें रिएजेंट्स अलग लिया करते थे। क्या लिया करते थे? उसमें HNO की प्रेजेंस लेते थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम रिएजेंट बदल देंगे, सेम वैसे ही आएगा। यहाँ पे हम क्या रिएजेंट लेंगे? Fe डार्क ले सकते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 ले सकते हैं, या फिर FeCl3 ले सकते हैं। ओके, तो बस क्या बनेगा? हाइड्रोबेंजीन बन जाएगा। मैंने आपको बताया था I2 से जो रिएक्शन होती है किसी भी एल्काइल ग्रुप की या एराइल ग्रुप की, तो क्या बनता है? HI बनता है, और कोई एल्काइल या एराइल ग्रुप बनेगा। ये HI किससे रिएक्ट करेगा? HiO3 से रिएक्ट करेगा। क्या बना लेगा? 3 मोल्स ऑफ I2 बना लेगा, और 3 मोल्स ऑफ H2O निकल जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी फॉलो होगी। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ये क्या है? ये टॉलुइन है। क्या है? टॉलुइन। अब इसकी रिएक्शन हम Cl2 से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो यहाँ पर H लगे हुए होते हैं। जो मोस्ट स्टेबल कंडीशन जो होती है वो होती है ऑर्थो और पैरा। ठीक है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट होगा या कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा, या तो वो यहाँ लग सकता है ऑर्थो की पोजीशन पे, या तो यहाँ पर लग सकता है पैरा की पोजीशन पे। ठीक है, अब यहाँ से एक क्या निकलेगा? H पॉजिटिव निकलेगा। ठीक है, और एक Cl यहाँ पर जाके अटैच हो जाएगा, तो ये क्या बना लेगा? ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन बना लेगा। क्या बना लेगा? ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन। और दूसरा Cl निकलेगा। अब जो है एक H यहाँ से निकला। ठीक है, एक H यहाँ से निकला और यहाँ पर एक Cl आकर लग गया, तो ये बना लेगा पैराक्लोरोटोल्यूइन। ठीक है, जो पैरा की पोजीशन होती है ये मोस्ट स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू मेटा एंड ऑर्थो। ठीक है, जो ये पैरा की पोजीशन होती है ये मोर स्टेबल होती है, तो इसलिए ये मेजर बनेगा और ये माइनर बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, हमने टॉलुइन लिया और हमने इसकी रिएक्शन करा दी Cl2 यानी कि डाइक्लोराइड से करा दी इन द प्रेजेंस ऑफ HNu, लाइट रेडिएशन में करा दी, तो क्या बनेगा? तो देखो, तो अब ये जो है यहाँ पर ऐड होगा, यहाँ पे अटैच होगा। ठीक है,
अब यहाँ से एक H पॉजिटिव निकलेगा, यहाँ से एक ये टूटेगा Cl पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, Cl पॉजिटिव में टूटा और Cl नेगेटिव में टूटा। नेगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव के पास जाएगा, पॉजिटिव वाला पार्ट नेगेटिव के पास जाएगा। तो ये अब यहाँ से एक H निकल गया, तो यहाँ से एक H कम भी तो हो गया, तो ये क्या बचा, CH2 बचा। अब CH2 और Cl यहाँ पे ऐड हो गया, तो ये बनेगा 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। ठीक है, ये बन जाएगा 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। जब हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने इसको मेन चैन लिया है और इसको क्या है ब्रांच में डाल दिया, यानी कि बेंजीन को ब्रांच में डाल दिया और Cl2 को ब्रांच में डाल दिया। तो जब बेंजीन को ब्रांच में लगाते हैं ना, तो उसको फिनाइल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फिनाइल लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। अब हमने क्या लिया है, अब हमने टॉलुइन लिया है और हमने जो Cl2 लिया है, हमने इसको एक्सेस में लिया है, यानी कि ज़्यादा लिया है Cl2। ठीक है, तो जब हम Cl2 ज़्यादा लेंगे और हम HNO की प्रेजेंस लेंगे तो क्या बनेगा, तो हमें पता है कि Cl2 यहाँ Cl यहाँ पर लग जाएगा और HCl निकल जाएगा। ठीक है, तो ये लग गया। अब हमने क्या किया है, हम Cl2 की एक्सेस ज़्यादा ली हुई है, तो क्या होगा, HNO फिर आएगा, Cl2 और आएगा, तो फिर ये लग जाएगा। तो यहाँ से एक H और कम हो जाएगा, फिर एक HCl निकल गया। ये बना है बेंजाइल क्लोराइड बना, ये बना बेंजल डाइक्लोराइड। ठीक है, उसके बाद Cl2 फिर आया और हमने फिर HNO की प्रेजेंस ली, यानी कि HNO तो पड़ा ही था, HNO की प्रेजेंस तो थी और Cl2 भी था, तो फिर रिएक्शन आगे प्रोसीड हुई, तो फिर क्या बना, CCl3 बन गया। तो इसको कहेंगे बेंजो ट्राइक्लोराइड। अब हम पढ़ते हैं फ्रॉम अमीन्स। अमीन से जो हम रिएक्शन कराते हैं उसको बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। अमीन्स की रिएक्शन में, इस रिएक्शन में हम स्टेप्स पढ़ेंगे, यानी कि हम ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में कराएंगे। तो फर्स्ट स्टेप में देखो क्या लगा है, ये बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगा है, इसको बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं, एनिलीन। जब एनिलीन की रिएक्शन हम NaNO2 से कराएंगे, NaNO2 भी ले सकते हैं या फिर NaNO2 की जगह पर हम HNO2 भी ले सकते हैं, और हम लेंगे HX। अब HX में हम HCl भी ले सकते हैं और HBr भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर टेम्परेचर इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम 273 से 278 केल्विन पे ले सकते हैं, जिसको हम अगर सेल्सियस में कैलकुलेट करें तो 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस तक हम ले सकते हैं। तो ये बनेगा बेंजीन के ऊपर N2 पॉजिटिव और X नेगेटिव। इसको बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। क्या बोलते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट। इसको एज इट इज़ याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसमें बहुत सी प्रोसेस होती हैं। ठीक है, बट हमारे जो बुक में है वो डायरेक्ट एनिलीन से डाइजोनियम सॉल्ट बना दिया गया है, तो हम इसे डायरेक्ट ही याद करेंगे। ओके, तो इसको बोलेंगे बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बोलते हैं, या फिर हम इसको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोल सकते हैं। सेकेंड स्टेप देखो, इसको BDC बोलते हैं। क्या बोलते हैं, BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब BDC बन गया, बेंजीन के ऊपर N2 पॉजिटिव X नेगेटिव बन गया हमारे पास। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे Cu2X2 और लेंगे HX। अब हमने जो Cu2X2 लिया हुआ है, ये क्या है, ये क्यूप्रस हैलाइड है। क्या है, ये क्यूप्रस हैलाइड है, और हम लेंगे HX। ठीक है, X से अब यहाँ पे HCl भी ले सकते हैं और HBr भी ले सकते हैं। अब जो बनेगा, ये X से यहाँ जाकर लग जाएगा और ये पूरा ग्रुप हट गया। ठीक है, तो ये बन जाएगा N2, ये क्या बन जाएगी, गैस बन जाएगी, और ये H और ये X। अब देखो ये टूटेगा ना, H पॉजिटिव और X नेगेटिव, तो ये वाला X यहाँ जाकर लग जाएगा और ये पॉजिटिव और ये X नेगेटिव अलग हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जांपल देखो। अब ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये बना हुआ है, यानी कि सेकेंड स्टेप वाला है। ठीक है, तो ये बना हुआ है। अब इसमें हमने क्यूप्रस हैलाइड डाल दिया, CuCl2 डाल दिया और HCl डाल दिया। जो यहाँ लेंगे वही सेम चीज़ यहाँ लेंगे, ये याद रखना। अगर हमने यहाँ पे X2 लिया है तो यहाँ पे भी X लेंगे, अगर यहाँ पे Cl2 लिया है तो यहाँ पे भी Cl लेंगे, और अगर हमने Br2 लिया है तो हम यहाँ पे भी Br लेंगे। ओके, तो डाल दिया हमने, तो क्या बनेगा, तो बनेगा क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन, और N2 गैस अलग हो जाएगी, ये लिबरेट हो जाएगी, यानी कि निकल जाएगी। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखो। बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, N2 पॉजिटिव और Br नेगेटिव। अब हमने क्या लिया, क्यूप्रस ब्रोमाइड और HBr लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये Br यहाँ पे अटैच हो जाएगा और ये N2 निकल जाएगा। ओके, डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विद सोडियम नाइट्रेट, यानी कि NaNO2, ओके, एंड हेलोजन एसिड, यानी कि HX, एट 0 डिग्री
टू 5 डिग्री सेल्सियस वी गेट अ डाइएजोनियम सॉल्ट। क्या मिलेगा हमें? डाइएजोनियम सॉल्ट मिलेगा। व्हेन दिस सॉल्ट इज ट्रीटेड विद क्यूप्रस हैलाइड यानी कि Cu2X2 एंड हेलोजन एसिड यानी कि HX गिव्स हेलोबेंजीन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन। ये सैंडमेयर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में एज इट इज़ आ जाती है, पूछ दी जाती है कि क्या डेफिनेशन होती है सैंडमेयर रिएक्शन की। और अब देखो मॉडिफिकेशन ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन, जिसको क्या बोलते हैं? गेटरमैन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब सैंडमेयर रिएक्शन को मॉडिफाइड जो किया था वो गेटरमैन ने किया था, तो इसलिए इसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन या गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है। तो देखो ये क्या बना हुआ है? BDC बना हुआ है, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बना हुआ है। अब हमने यहाँ पे क्या डाला? Cu डाल दिया पाउडर की फॉर्म में, ठीक है, और HX डाल दिया, तब भी क्या बन रहा है? तब भी हमारे पास हेलोबेंजीन बन रहा है, ठीक है, क्या है? और नाइट्रोजन गैस यहाँ पे भी लिबरेट हो रही है, ओके। तो ये था मॉडिफिकेशन सैंडमेयर रिएक्शन का। फॉर एग्जाम्पल देखो ये क्या है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। अब हमने Cu डाला पाउडर की फॉर्म में और HCl डाल दिया, तो क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा और नाइट्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। अब देखो ये क्या है? बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड है। अब Cu डाला पाउडर की फॉर्म में, HBr डाला, HBr ले रहे हैं तो यहाँ पर भी HBr होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? तो यहाँ बनेगा ब्रोमोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी, ठीक है। अब देखो हमने BDC लिया और हमने यहाँ पे KI डाल दिया एक्वस फॉर्म में, ठीक है, और इसको हीट कर दिया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? आइडोबेंजीन बन जाएगा और नाइट्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी और KX बन जाएगा, ठीक है। हम X की जगह Cl भी ले सकते हैं और Br भी ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड्स, ओके। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखेंगे सॉल्यूबिलिटी की। तो सॉल्यूबिलिटी में क्या होता है? तो एल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स आर नॉट सॉल्यूबल। क्या है? आर नॉट सॉल्यूबल इन वाटर, यानी कि सॉल्यूबल नहीं है इन वाटर में, एज देयर इज अ मच डिफरेंस इन फोर्स बिटवीन एल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स हैविंग वैन डर वाल्स फोर्स वाटर हैविंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। मतलब क्या है इसका? कि एल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स आर नॉट सॉल्यूबल, यानी कि ये वाटर में सॉल्यूबल नहीं है। क्यों सॉल्यूबल नहीं है? एल्काइल हैलाइड्स और एराइल हैलाइड्स के पास वैन डर वाल फोर्स होती है, वाटर होता है उसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती हैं, इसलिए वो एक दूसरे में सॉल्यूबल नहीं हो पाते हैं, ओके। बॉइलिंग पॉइंट में आप इसी तरह एज इट इज़ याद करना, ठीक है, इसको इसी तरह याद कर लेना। देखो क्या कह रहा है? मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के, यानी कि अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, यानी कि अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के, यानी कि अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के, यानी कि अगर ब्रांचिंग ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो ब्रांचिंग उसमें कम होगी। ये मेथड इसी तरह से याद कर लेना आप। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मिथाइल फ्लोराइड, यानी कि CH3F लिखा हुआ है। CH3F जो है वो छोटा है किससे? CH3Cl से छोटा है, और CH3Cl किससे छोटा है? CH3Br से छोटा है। CH3Br किससे छोटा है? CH3I से छोटा है, यानी कि जो ये I है, ये Br है, ये Cl है, ये F है, यानी कि आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। इसमें क्या हो रहा है? सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जो आयोडीन है सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया किसका होता है? आयोडीन का होता है, उससे कम ब्रोमीन का होता है, उससे कम क्लोरीन का होता है, और सबसे कम फ्लोरीन का होता है। इसलिए जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इधर से देखिए सरफेस एरिया बढ़ता जा रहा है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इसी तरह से सरफेस एरिया जब बढ़ रहा है तो इसी के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। अब देखिए CH3Cl, CH3CH2Cl, CH3CH2CH2Cl। अब इसमें क्या हुआ? इसमें सरफेस एरिया बढ़ा और मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ा, ठीक है। अब देखो मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, यानी कि देखो इसमें 3 थे, ठीक है, इस तरह से बढ़ा। इसमें एक है, एक CH3 है, इसमें 2 कार्बन्स हैं, इसमें 3 कार्बन्स हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ रहे हैं उसी तरह से मॉलिक्यूलर मास भी उसका बढ़ रहा है। मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? बॉइलिंग पॉइंट के। तो मॉलिक्यूलर मास जब बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। अब थर्ड पॉइंट देखो, ये ब्रोमोब्यूटेन है। क्या है? ब्रोमोब्यूटेन। अब हमने पहले इसको ऐसे लिखा, फिर हमने इसकी ब्रांचिंग कर दी,
हमने क्या किया, ब्रोमीन को ब्रांच में लगा दिया। और थर्ड में हमने क्या किया है, हमने 2 ब्रांच लगा दिया, एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया और एक ब्रोमीन लगा दिया। तो क्या हो रहा है, मैंने आपको क्या बताया था, जब ब्रांचिंग बढ़ेगी तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो इधर क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, फिर उससे कम इसका होगा और सबसे कम इसका होगा। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही है बॉइलिंग पॉइंट कम होता जा रहा है। ओके, अब देखो CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4। अब इसमें क्या हो रहा है, सरफेस एरिया बढ़ रहा है ना, तो जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है सबसे ज़्यादा पैरा का होता है, उससे कम ऑर्थो का होता है और सबसे कम मेटा का होता है। और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है सबसे ज़्यादा ऑर्थो का होता है, उससे कम पैरा का होता है और सबसे कम मेटा का होता है। ये याद रखना है, जब भी हम एराइल ग्रुप पढ़ेंगे तो हम उसमें इसी तरह से मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे। अब देखो ये बेंजीन बना हुआ है, अब हमने बेंजीन पे क्या लगा दिया, फ्लोरीन लगा दिया, बेंजीन पे क्लोरीन लगा दिया, बेंजीन पे ब्रोमीन लगा दिया, बेंजीन पे आयोडीन लगा दिया। तो क्या होगा, देखो इधर आयोडीन सबसे ज़्यादा होता है आयोडीन का, उससे कम ब्रोमीन का होता है, फिर क्लोरीन का होता है, फिर फ्लोरीन और सबसे कम बेंजीन का होता है। तो इधर क्या हो रहा है, सरफेस एरिया बढ़ रहा है ना, तो जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। अब देखो बेंजीन है और यहाँ पे मैंने एक Cl यहाँ पर लगाया है और एक Cl ऑर्थो पे लगा दिया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक Cl तो यहीं पे लगा रहने दिया और दूसरा Cl को हमने यहाँ लगा दिया मेटा पे पोजीशन पे, फिर हमने पैरा पे लगा दिया। तो क्या होगा, तो देखो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे ज़्यादा किसका होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे ज़्यादा किसका होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा ऑर्थो का सबसे ज़्यादा, उससे कम पैरा का, उससे कम होगा मेटा का, और जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा पैरा का, ठीक है, उससे कम ऑर्थो का और सबसे कम मेटा का। ठीक है, ये याद रखना, जो मैंने भी ऊपर बताया था आपको सेम वैसे ही है ये। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा ऑर्थो का क्यों होता है और सबसे कम मेटा का क्यों होता है, तो इसका रीज़न है, देखिए पैरा आइसोमर्स हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट देन ऑर्थो एंड मेटा। ठीक है, मेटा ये O और M जो है ये ऑर्थो और मेटा है। ठीक है, मेटा आइसोमर्स, दिस इज ड्यू टू सिमेट्री इज पैरा आइसोमर्स, ड्यू टू दिस सिमेट्री मॉलिक्यूल्स ऑफ पैरा आइसोमर्स आर क्लोजली पैक्ड इन द क्रिस्टलेटिक एंड देयरफॉर हैव ग्रेटर अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, so greater energy is required to overcome this force. ओके, पैरा आइसोमर्स की हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है ऑर्थो और मेटा आइसोमर्स से। ठीक है, क्यों होता है, सिमेट्री की वजह से होता है। ठीक है, ड्यू टू सिमेट्री मॉलिक्यूल्स पैरा आइसोमर्स आर क्लोजली, जो पैरा आइसोमर्स होते हैं ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, ये क्रिस्टलेटिक बनाते हैं। इनके पास क्या होता है, ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन मॉलिक्यूल्स में। हमें इसको अलग करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए जो है ये ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ये ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।